of Pune, which is rather sad. Yes. At the moment with us, from Uttar Pradesh, we have Mr. Kirti Nidhi Pandey of the Samajwadi Party, Kirtinath Pandey of the Kirti Nidhi Pandey of the Samajwadi Party from Uttar Pradesh. Pandey साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार पांडे साहब, कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया. अभी कहाँ हैं? गोरखपुर में हैं कि कहीं और हैं? गोरखपुर गोरखपुर. अरे साहब क्या बात है, व्हाट अ लवली प्लेस गोरखपुर, जबरदस्त. अच्छा सर वो इसके हाँ बोलिए सर. मैं कह रहा था आप लोग भी आइए गोरखपुर, देख जाइए. सर मैं तो देख चुका हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन सर ये बताएं. प्रदीप जी को भेजिए. हाँ प्रदीप जी साथ में आएंगे इस बार. लेकिन पांडे साहब ये बताइए, सॉरी शो शुरू करने के पहले, वैसे शो तो शुरू हो चुका है, रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीकास्ट भी हो रहा है. एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था सर, उसका क्या हुआ वो बच्चे का? हाँ. एक बड़ा होनहार बच्चा था, डॉक्टर कफील खान, जिसने बहुत ज्यादा बच्चों की जान बचाई थी, वो जापानीज एनकेफेलाइटिस के वक्त. वो कहाँ है अभी बच्चा? वो जेल में है कि बाहर आ गया? देखिए, जापानी एनकेफेलाइटिस के बारे में डॉक्टर कफील खान ने बहुत मेहनत करके बहुत से लोगों की जान बचाई थी जी. लेकिन इस सरकार को लगा कि डॉक्टर कफील खान आइडियल मैन ना हो जाए, समाज का हीरो ना बन जाए जी, इसलिए कफील खान के खिलाफ एक साजिश करके कफील खान के खिलाफ इतने मुकदमे लिखे एक एक करके. कफील खान कभी जेल में, कभी बाहर, कभी जेल, कभी बाहर, लगातार इस तरीके से पूरा परिवार कफील खान का प्रताड़ित होता रहा. और हम लोग तो लगातार कफील खान जी के साथ रहे, उनके परिवार के साथ हैं और लगातार उनकी मदद करना चाहते हैं. और एक बात राजू जी बताओ, कफील खान भी गोरखपुर के हैं जी. डॉक्टर कफील खान भी गोरखपुर के रहने वाले हैं. लेकिन ये सरकार जिस तानाशाही से चली और लगातार चलती रही है, ये उस हर शक्ति को, हर उस ताकत का दमन करने का प्रयास किया जो इस सरकार के खिलाफ, जिस सरकार के कुकर्मों के खिलाफ खड़ा होने पर. Which is sad, which is really and truly sad, which is absolutely terrible. लेकिन सर अब ये बताएं, अभी जो 13 असेंबली इलेक्शंस में चुनाव हुए, उसमें 10 में इंडिया अलायंस जीत गई सर. 10 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें आई और 1 सीट कोई निर्दलीय जीता है बिहार से. ये मैं बता रहा हूँ जी बताएं सर प्लीज. उत्तराखंड में सीट कांग्रेस जीत गई जी. हिमाचल में 3 में 2 कांग्रेस जीत गई. बिहार में 1 सीट था जो निर्दल जीत गया. मध्य प्रदेश की 1 सीट जी बीजेपी जीत गई जो कांग्रेस की थी. बंगाल में 4 की 4 सीट ममता बनर्जी जी जीत गई, टीएमसी जीत गई. अब देखिए, एक संदेश है और वो संदेश लगातार बीजेपी को मिल रहा है. हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया. फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या जी. माननीय अवधेश पासवान जी वहां से एमपी हो गए. अवधेश प्रसाद जी. अवधेश पासी अच्छा एमपी हो गए, जो हमारे यहाँ से 9 बार एमएलए रहे जी. और हर सरकार में लगभग मिनिस्टर रहे. हर सरकार में नेताजी के टाइम के लीडर. जनता ने भरोसा किया और फैजाबाद की सीट जीत गए. जब हम लोग कहते थे हम फैजाबाद जीत रहे हैं तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते थे. चैनल के लोग, एंकर लोग मजाक उड़ाते थे, अरे अयोध्या आप जीत जाएंगे, भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर बना है. लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने फतेह हासिल किया, जीत हासिल की. और कल एक नया रिकॉर्ड बना. अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी इंडिया अलायंस जीत गई जी. बद्री विशाल जी के दरबार में से भी इंडिया अलायंस को उत्तराखंड से भी जनादेश प्राप्त हो गया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया. अब ये संदेश है कि जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का झूठ का व्यापार कर रही है, उस पर ब्रेक लगा. ये भगवान का संदेश मिल रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो उस पर ब्रेक लगाए और जो कमिटमेंट है जनता के साथ उसको पूरा करे. किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करें. झूठ और फ्रॉड की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं. कीर्ति निधि पांडे जी, मगर आज जो अमित शाह जी, मोदी जी
25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा कि डार्केस्ट डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से किया है। बार क्या ये अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी बार बार संविधान खतरे में और आने वाले चुनाव में भी शायद ऐसे सर्वे चल रहा है कि इसका बहुत भारी इफेक्ट होने वाला है और लोग विश्वास करने लगे कि संविधान खतरे में। क्या ये नतीजा है कि मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि 25 जून हर साल मनाए जाएंगे कि संविधान हत्या दिवस? आप इसको कैसे देखते हो? देखिए प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी और इंडिया अलायंस के नेतागण जब संविधान बचाने की वकालत करने लगे और उत्तर प्रदेश में देश की जनता ने जनमत दिया संविधान बचाने के लिए, उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई और देश में नंबर 3 की पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी और 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के जीते। इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान और हैरान है। जब जब इमरजेंसी की बात होती है और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात होती है, देखिए इमरजेंसी के विरोध में समाजवादी लोग भी रहे हैं और समाजवादी लोग ही जेल गए, समाजवादी लोग उसके खिलाफ आंदोलन किए हैं। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जी अगर हिटलर शाही के रास्ते पे चलती, अगर तानाशाह के रास्ते पे चलती तो 21 महीने बाद ही इस देश को चुनाव का अवसर नहीं उपलब्ध कराती। क्योंकि उस वक्त भी अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए, इतिहास के पन्नों को पढ़ा जाए तो कई कांग्रेस के लीडर ऐसे थे जो कहते थे कि आप फुल मेजॉरिटी के साथ राष्ट्रपति बन जाइए इमरजेंसी के दौरान और चुनाव की जरूरत नहीं है। लेकिन इंदिरा जी का लोकतंत्र में भरोसा था। इंदिरा जी ने लोकतंत्र में भरोसा रखते हुए 21 महीने बाद ही इस देश को चुनाव में भेज दिया, जिसका परिणाम इंदिरा जी चुनाव हार गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई, समाजवादी विचारधारा के लोग चुनाव जीत गए, बड़े पैमाने पर जीते। अगर इंदिरा जी की नीयत खराब होती तो 21 महीने में ही इस देश को चुनाव में नहीं भेजती। और दूसरी बात, जो लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, वो लोग तब भी इमरजेंसी के साथ थे, वो लोग तब भी आरएसएस जैसे संगठन इमरजेंसी के साथ थे, उनके पक्ष में थे। तमाम इतिहास के पन्नों में इसका उल्लेख है। अब मोदी जी लगातार 10 साल से अघोषित इमरजेंसी लगाए, जो सरकार से सवाल पूछा, जो देश की अस्मिता और सुरक्षा पे सवाल खड़ा किया, उसको राष्ट्रद्रोही बता देना, भ्रष्टाचारी बता देना, सीबीआई ईडी की रेड मार देना, इनकम टैक्स की रेड मार देना और जो फिर उनके साथ चला गया उनको बरी कर देना। ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इसको पूरा देश जानता है। और जो संविधान बचाने की वकालत हम करते रहे राजू जी, संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एससी एसटी कास्ट के लोगों को आरक्षण दिया। उस आरक्षण को लगातार भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, पिछड़े दलितों का आरक्षण समाप्त हो रहा है। जब मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो रेलवे में लगभग 19.5 लाख पद था। 10 साल में 9 लाख से ज्यादा लोग रिटायर हो गए, उनकी जगह नियुक्ति नहीं हुई, तो पिछड़े दलित आरक्षण कहां लेंगे? ये जो साजिश कर रहे हैं संविधान को कुचलने का, संविधान को खत्म करने का, और हमने तो नहीं कहा संविधान बदलने के लिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे आनंद हेगड़े साहब हो, चाहे अयोध्या के लल्लू सिंह हो, चाहे मेरठ के अरुण गोविल साहब हो, इन लोगों ने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। आरएसएस के राम माधव, जनता ने कहा और मोहन भागवत जी ने कहा, राम मोहन जी ने कहा, और सुनिए, जनता ने कहा कि जो आरक्षण बदलने की बात करेगा हम उसको बदल देंगे, और जनता ने उसको बदलने का काम किया। जहां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी अहंकार में थी, जहां सबसे ज्यादा अहंकार था कि हम सबसे ज्यादा सीट जीत लेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ठीक करने का काम किया। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, 13 सीटों पे कल उपचुनाव का परिणाम आया है। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। इन सब जगह इसी तरीके के परिणाम आएंगे कि जो संविधान बदलने का काम करेगा, जो आरक्षण समाप्त करने की साजिश करेगा, उत्तर प्रदेश और देश की जनता उसको बदलने का काम करेगी। पांडे जी, एक और चीज है जिसपे अखिलेश यादव जी ने बहुत एक हृदय स्पर्शक इमोशनल स्पीच दी लोकसभा में,
उन्होंने अग्निवीर की बात करी। शायद एक छोटी सी बात रह गई उसमें, एक छोटी सी बात उसमें रह गई। सर, हर साल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से 60,000 हमारे जवान रिटायर होते हैं, 60,000। इसका मतलब 1,80,000 रिटायर होते हैं। कोविड के दौरान एक भी भर्ती नहीं हुई, यानी 2 साल के लिए 3,60,000 वैकेंसी क्रिएट हो गई आर्म्ड फोर्सेस में। और हर बार आर्म्ड फोर्सेस जो है, हमारी सेना जो है, एयरफोर्स जो है, नेवी जो है, क्या खर्चा सिर्फ उसी के ऊपर होता है और किसी चीज के ऊपर नहीं होता? क्योंकि आप सैलरी नहीं देना चाहते, आप क्योंकि पेंशन नहीं देना चाहते, आप इतने पर्सनल को कम क्यों कर रहे हैं? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अग्निवीर का जो है, अभी अभी हमारे जो फॉर्मर नेवल चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इनको लड़ना नहीं आता भाई, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ये लड़ नहीं पाएंगे। ये हमारी सतर्कता जो है, हमारी फौजों की सतर्कता जो है, उसमें उसको ये बाधित करेंगे। सर, कब जागेगी सरकार? पांडे जी। देखिए राजीव जी, सदन के अंदर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, दोनों लोग ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और ये बड़ा गंभीर विषय है। 4 साल के सैनिक से आप कितनी उम्मीद करते हैं जी? 4 साल का सैनिक कितनी लड़ाई लड़ेगा? उसको पता है कि हमको 4 साल बाद घर वापस होना है। और आपने देखा 1-2 प्रकरण हम लोगों के सामने आया है, जो अग्निवीर सीमा पर मार दिए गए, उनको शहीद का दर्जा सरकार नहीं दे रही है जी, उनको सम्मानजनक आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अभी तो मैं एक दिन राजीव जी बैठा था तो मैं सोचने लगा, एक बहुत मार्मिक विषय पे मैं सोचने लगा, क्योंकि आपके चैनल पे मैं सोच रहा हूं इस बात को कह दूं प्लीज। कि एक अंशुमान सिंह का प्रकरण आया होगा। अंशुमान सिंह की शादी 5 महीने पहले हुई। उनकी पत्नी उनके तिरही के बाद अपने घर चली गई। कीर्ति चक्र से सरकार ने सम्मानित किया, परमानेंट सैनिक थे जी। और उनके माँ बाप बेटा भी खो दिए, बहू भी खो दी। बहू भी चली गई अपने घर, बेटा तो शहीद हो गया। मैंने सोचा सरकार को एक पहल इस बात के लिए भी करना चाहिए, और मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध किया हूं, मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जिस माँ बाप का बेटा शहीद हो, जो सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, उस राशि में कुछ बढ़ोतरी करके उस माँ बाप को भी कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहिए जिसका बेटा शहीद हो गया। जी बिल्कुल, जिसका बेटा शहीद हो गया। अब आप अंशुमान सिंह को देखिए, अंशुमान सिंह शहीद हो गए, उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र मिला, आर्थिक सहायता मिली, वो अपने घर चली गई। वो माँ बाप कह रहे हैं जो अंशुमान सिंह को पैदा किए, बड़े लाड़ प्यार से पालने का काम किए, बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, उस बेटे के नाम पे जो कीर्ति चक्र मिला, उस मां को छूने को नहीं दी उस बहू ने। कोई आर्थिक मदद नहीं हुई उस परिवार की। मैं तो राजीव जी, प्रदीप जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से इस सरकार से अनुरोध करूंगा, अगर इंडिया अलायंस की भविष्य में सरकार बनी तो उस सरकार में तो पहल होगा। इस सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उस मां बाप के बारे में भी सोचिए जिसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा, जिसकी बहू चली जा रही। पत्नी का हक है, मैं उसका हक नहीं डिनाई कर सकता कि पत्नी का हक है, लेकिन मां बाप को आप कैसे छोड़ सकते? उस मां बाप का उसका हक, जो बेटा चला गया, बहू भी नहीं उसके साथ है, कुछ तो सहयोग सरकार उसके पक्ष में भी करे, कुछ तो मदद करे, राज्य सरकार करे, भारत की सरकार करे। ये सरकार भारत की रोज हर महीने जीएसटी का कलेक्शन बताती है कि लाखों करोड़ में कलेक्शन है। वो कलेक्शन किसके लिए है? क्या पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने के लिए वो कलेक्शन है? जब आप किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकते, आप किसान के एमएसपी नहीं दे सकते, आप जीएसटी में व्यापारियों को राहत नहीं दे सकते, आप मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं चला सकते, तो क्या पूंजीपतियों के कलेक्शन के लिए जीएसटी है? मैं तो सरकार से बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे इस सवाल पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एक सकारात्मक कदम उठाने का सरकार
पहल करे और अग्निवीर योजना समाप्त करके परमानेंट सैनिकों की भर्ती करे, और जो कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई उस भर्ती को भी फुलफिल करने का काम भारत की सरकार करे। Sir, today we have a major problem. Pradeep ji, one second. Yes, yes. Let me just say this. This is on record. This is for the information of our viewers. आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में पर्सनल की, लोगों की, फौजियों की बहुत कमी है। 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं which need to be fulfilled, which need to be filled now. भारत की सुरक्षा वरना खतरे में है सर। प्रदीप जी आप पूछें। कीर्ति पांडे जी, कल जेपी नड्डा जी वहां यूपी में थे एंड जबरदस्त मीटिंग हो गए। बीजेपी में तरह तरह के बातें निकलने लगे कि पोस्टमार्टम होगा कि चुनाव किस लिए हार गया। बहुत सारे विद्रोह के बाद चल रहा कि योगी हटाओ, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए। तो क्या एग्जैक्ट हालत क्या, बिकॉज आप वहीं पर है, तो क्या हुआ? जेपी नड्डा जी आए थे, तरह तरह के बातें चल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अब गए, तो क्या ऐसे कुछ प्लान चल रहे हैं? क्या क्या स्थिति है बीजेपी का वहां पर? बिकॉज जैसे आपने कहा अयोध्या गया और अब जो बद्रीनाथ भी गया, तो जितने होली प्लेसेस है जो बीजेपी का अपना हक समझते थे वो सब चले गए। तो क्या योगी फिलॉसफी वहां से हट गया कि योगी पे विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस? कैसे देखते हो आप पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट करके आई, जो लोगों को डर दिखा के आई थी कि पिछड़ों का सारा हक एक समाज के लोग ले लें, आज तो पिछड़ा समाज देख रहा है कि शिक्षकों की भर्ती में 6800 चयनित शिक्षक जो चयनित हैं वो पिछड़े दलित समाज के लोग 650 दिनों से ज्यादा हो गए आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अब पिछड़ा दलित समाज देख रहा है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण का अधिकार दिया था, वो भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने एक संदेश दिया है कि जो पीडीए है वो अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अब जागृति के साथ अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। जब वो लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी सोच के साथ, आरएसएस के सोच के साथ है जो आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, जो उनके नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 सीट की जरूरत है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनके नेता ही इनके नेता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाई, इनके संगीत सोम संजू बालियान के बारे में बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खेती खरीदे हैं, रजिस्ट्री के पेपर दिखा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना हो तो संजू बालियान के खिलाफ क्यों नहीं लेते प्रदीप जी? मैं नहीं कहता, उनके नेता बता रहे हैं। निरंजना भारती भारतीय सरकार, भारत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, वो बता रही हमें अपने लोगों ने हरा दिया। जौनपुर में सिंह साहब चुनाव लड़े थे, वो कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों ने हरा दिया। हर जनपद में ये समस्या है उनकी, जहां जहां वो हारे हैं, और सब जगह एक दूसरे के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तमाम कमेटियां बनी, लेकिन आप विचार करिए कि एक भी नेता के खिलाफ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं ले पाई। संगीत सोम के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ संजू बालियान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जी। फिर किस बात की कमेटी, किस बात का रिपोर्ट, किस बात का अध्ययन? और ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उनका मुख्यमंत्री कौन रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई हो, विचारधारा वही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण लेना है, संविधान में बदलाव करना है, बाबा साहब का जो संविधान लिखा गया उसको बदलना है, और इसी के बचाने की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने उठाई है। पांडे जी, मगर जेपी नड्डा जी ने यह भी कहा कि आप इंडिया अलायंस को कोई हक नहीं होता कि आप बीजेपी को सिखाएं कि संविधान खतरे में है या संविधान को बचाना है। आपने खुद गिनकर जेपी नड्डा जी ने 90 बार लीगल सरकार को आपने गिराया है। इंडिया अलायंस, स्पेशली कांग्रेस ने डिस्टेबलाइज इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ये आप पे आरोप है। आप अब इंडिया गठक के एकदम बहुत मजबूत अलायंस पार्टनर हो, तो आपको कोई हक, नो लेजिटिमेट राइट, यू हैव गॉट नो लेजिटिमेट राइट पांडे जी टू एक्यूज बीजेपी कि आपके वजह से संविधान खतरे में आ गया है। संविधान खतरे में आपने डाला है,
It not 90 times you have destabilized elected governments, Pandey ji. देखिए प्रदीप जी, जब जब संविधान खतरे में आया, समाजवादियों ने आवाज अपनी बड़े मजबूती के साथ उठाया। मैंने आपके इसी शो में कहा, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था तो समाजवादियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैंने कहा ना कि तमाम कांग्रेसी नेता चाहते थे कि राष्ट्रपति बन जाए इंदिरा जी, और लगातार इमरजेंसी चलती रही, देश को इमरजेंसी की जरूरत। कांग्रेसी नेता ये सलाह दे रहे थे, लेकिन इंदिरा जी के नियत में कोई खोट नहीं था, और इंदिरा जी ने उस इमरजेंसी लगाने के लिए माफी भी मांगा था इस भारत देश से, भारत के लोगों से माफी मांगा था। लेकिन जो घोषित इमरजेंसी लगातार 10 साल से चल रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठेगा उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चलेगा, जो उनके साथ आएगा उसको बचाएगी सरकार। अजित पवार दादा, छगन भुजबल, महाराष्ट्र के नारायण राणे साहब, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष, इन तमाम नेताओं को, असम के मुख्यमंत्री, इन तमाम नेताओं को तो ये भारतीय जनता पार्टी बेचारे जिसको भ्रष्टाचारी बता रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अघोषित इमरजेंसी, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं साधुवाद दिया कि एक संवैधानिक दर्जा दिया, एक आयोग बनाया, लेकिन किस काम का? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि शिक्षकों के चयन में 6800 जो विद्यार्थी पिछड़े और दलित समाज के हैं, जो चयनित है, इनको इनका नियुक्ति का अधिकार दे दिया जाए। क्या समस्या है? चयनित होने के बाद जो विद्यार्थी सड़कों पर घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर, कोई पिछड़े दलित समाज का लीडर उनके पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है। और जब पीडीए ने एकजुटता दिखाया, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया, अनुप्रिया पटेल को 2 सीट से 1 सीट पे ला दिया, संजय सिंह, ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हरा दिया, अब सब कह रहे हैं कि आरक्षण मिल जाए, 6800 विद्यार्थी जो आंदोलित है उनको आरक्षण मिल जाए, कहीं भी आरक्षण के साथ भेदभाव न हो। अब पिछड़ों की बात सबको करने के आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन पिछड़ों का हक, दलितों का हक ये सरकार मारना चाहती है, हम उसके अधिकार को बचाना चाहते हैं जी, और लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। पांडे साहब ये बताएं, चलिए ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी खबर ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग में जेपी नड्डा जी की प्रेजेंस में उनके सामने ये कह दिया कि जो 400 पार का नारा दिया गया उसकी वजह से हम लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग हारे। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके फौरन बाद अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी को फोन किया, और फोन के ऊपर उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बहुत नाराज चल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या सर? इस वक्त हमारे साथ हैं कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के गोरखपुर से। जी बोले सर। राजीव जी, 1-2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। हार के बाद कोई तो बात कही जाएगी, और चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब केशव मौर्य जी क्या कर रहे, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कि योगी पार्ट 1 की सरकार में मोतीलाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। मैं नाम कोट कर रहा हूं राजू जी, मोतीलाल सिंह जी, ये योगी पार्ट 1 की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। और जौनपुर के विधायक ने क्या कहा? कहा रमेश चंद्र मिश्रा जी ने कि हवा चल रही है पीडीए की, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई पहल नहीं किया तो 27 में पीडीए की सरकार बन जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बेचैनी और बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हम दूसरे दल के नेताओं को तोड़ लेंगे, दूसरे दल के विधायक और सांसद को तोड़ लेंगे तो अपना दल मजबूत कर लेंगे, अपना घर मजबूत कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश ने भी संदेश दिया, और राजू जी जहां आप बैठे हैं महाराष्ट्र ने भी विधानसभा के चुनाव होने के बाद उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे,
विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, लेकिन लोकसभा में जनता ने जनादेश दिया कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है और महाविकास आघाड़ी बड़ी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उभर करके आई है। और जो सर्वे जा रहे हैं, कोई बड़ा चैनल राजीव जी सर्वे नहीं दिखा रहा है जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी बड़ी ताकत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। इसलिए कोई चैनल सर्वे नहीं दिखा रहा है। कीर्ति पांडे जी, दूसरा यह है कि खड़गे साहब ने अपर हाउस में जो पार्लियामेंट में कहा कि आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम। आरएसएस ने पूरे एजुकेशन सिस्टम में टॉप लेवल पे आरएसएस के लोग तैनात हैं और आरएसएस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मनुवादी विचार, मनुवादी एजुकेशन सिस्टम इस पूरे देश में यंग माइंड्स पे थोपना चाहते हैं। तो ये कितना सच है? क्या ये सच है? बिकॉज अगर ये सच है, बीजेपी हैज टू आंसर, बिकॉज खड़गे साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम। पूरे शिक्षक प्रणाली टोटल आज आरएसएस के हाथ में है। हाउ डू यू सी दैट? कीर्ति पांडे जी, हाउ डू यू सी दैट? देखिए प्रदीप जी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आरएसएस का प्रभुत्व है। आरएसएस की विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग बड़े पदों पर आसीन हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर पीसीएसजे की परीक्षा हुई और पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष ने कहा माननीय उच्च न्यायालय में कि 50 कापियां मेरे द्वारा बदली गई। यह स्थिति है पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश। लगातार पेपर लीक्स हो रहा है, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार पेपर लीक हो रहा है। इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते कि जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई में मनुवाद पढ़ाने की बात हो रही हो, विद्यार्थी उसका विरोध कर रहा हो। ये किस तरीके का वातावरण बनाना चाहते हैं? किस तरीके का वातावरण देश से बनाना चाहते हैं? कौन सी शिक्षा लोगों को देना चाहते हैं? ये जो हालात पैदा कर रहे हैं इस देश के अंदर, ये इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते आप कि इस देश के जितने हायर इंस्टीट्यूट हैं, जितने बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब पे आरएसएस के लोग काबिज है। और मैं तो पूछता हूं, लगातार पूछ रहा हूं, मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जाति के लोग कुलपति हैं, कितने विश्वविद्यालयों में दलित समाज के लोग कुलपति हैं? नहीं हैं, ये नहीं बता सकते। ये सब जगह आरएसएस की विचारधारा के लोग काबिज हैं, जिसके वजह से शिक्षण संस्थान लगातार कमजोर होते जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, फेयर तरीके से वर्क नहीं हो पा रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है सरकार, और इसी का परिणाम लोकसभा में मिला है। आने वाले दिनों में भी इसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। एक चीज और हुई है सर, अभी राज्यसभा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है, उनकी जो मेजॉरिटी थी राज्यसभा में वो खत्म हो गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 96 थे मेंबर्स राज्यसभा में, अब 86 रह गए हैं। एनडीए की अगर बात की जाए तो 101 हैं, मेजॉरिटी के लिए 113 चाहिए। तो अभी संविधान में अमेंडमेंट लाना या कुछ लाना अभी तो नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है। हाँ, राज्यसभा के अभी चुनाव होंगे, देखते हैं भी आगे क्या होता है। लेकिन वहां पर अनुमान यह है कि क्योंकि आप 37 सीट लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश में, 37, 6 सीटें कांग्रेस की हैं तो 43 हो गई। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस मतलब एमवीए की 31 सीटें हैं, 30+1। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर राजस्थान में भी बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, हरियाणा में भी कम हुई हैं, तकरीबन हर जगह कम हुई हैं। तो अनुमान यह है कि राज्यसभा में अब इंडिया अलायंस की मेजॉरिटी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुई है, नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है बीजेडी, उनके 9 एमपीज ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है एनडीए से। इसका आगे चल करके सरकार के रवैये पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, आप बताएं सर। देखिए राजीव जी, प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और एक बात तो स्पष्ट है, बीजेडी भी नहीं सोच पाई बीजेपी, जिसका परिणाम भुगत रही।
और वाईएसआर कांग्रेस भी नहीं समझ पाई जी। कि भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ में लड्डू लेके चलती है। चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कल तक वाईएसआर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये दोनों भुगत रहे हैं अपनी गलती का परिणाम। और निश्चित रूप से जो मोनोपोली रही मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 में, वो मोनोपोली मोदी पार्ट 3 में नहीं चलने वाली। जो तानाशाही थी कि प्रकट हुए नोटबंद, प्रकट हुए लॉकडाउन, अब ये चीजें नहीं चलेगी। अब ये सहमति के बिना एक भी फैसला इस देश में लेना मुश्किल होगा। और जो जिम्मेदारी हम लोगों को देश की जनता ने दिया है, इंडिया ब्लॉक के लोगों को जो जिम्मेदारी दिया है, उसका निर्वहन इंडिया ब्लॉक के लोग पूरी ईमानदारी से पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, मोदी जी ने राजभवन के ऑलरेडी अंदर ऐलान कर दिया है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, मोदी 3.0, मोदी 3.0 ट्रिपल रफ्तार से चलेगी, ट्रिपल रफ्तार से मोदी 3.0, मोदी 3.0 थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इस टर्म में बनाएंगे, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। 3 करोड़ गरीबों को घर और मोदी जी देंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी मोदी जी देंगे और काम आरंभ कर दिया है। मोदी जी का कहना है 3.0 सबसे यशस्वी, जबरदस्त तरीके से मोदी जी ट्रिपल स्पीड पर काम करेगा। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, मोदी 3.0 जिस तरीके से ऐलान किए, आपको याद होगा 2014 में भी उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी में व्यापारियों को राहत देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान के एमएसपी का मूल्य तय हो जाए। लेकिन अब इस देश की जनता समझ गई कि मोदी पार्ट 1 हो, मोदी पार्ट 2 हो, मोदी पार्ट 3 है, वो केवल इस देश के बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते, इस देश के गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे, इस देश के मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे, इस देश के किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, इस देश के नौजवानों के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने तो कहा था कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, क्यों नहीं हुआ? एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं कर पा रही मोदी सरकार? जब तक इस देश का किसान नहीं खुशहाल होगा, तब तक इस देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। अगर इस देश की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है तो किसान की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, और किसान की रफ्तार तब बढ़ेगी जब उसकी एमएसपी लीगलाइज हो जाए, उसके फसल का दूना उसको मिलने लगे। इसका प्रयास जब तक सरकार सकारात्मक तरीके से नहीं करेगी, तब तक इस देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा था 2024 तक सबके पास घर होगा। अगर सबके पास घर था तो फिर घर देने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब केवल झूठ के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार टिकी है और जनता इसको समझ चुकी है और जनता इनको लगातार जवाब दे रही है। अयोध्या भी हारे हैं, रोजगार का और बद्री विशाल भी हार गए। रोजगार का आंकड़ा और आपका और मोदी जी का आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक मोदी जी ने 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, जनरेट किया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। मोदी जी कह रहा है कि आरबीआई का लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, पिछले 3 से 4 साल में मोदी जी ने 8 करोड़ नौकरियां पैदा क्रिएट किया और लोगों को दे दिया। तो ये कहां तक? बिकॉज इंडिया अलायंस, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी का आंकड़ा कुछ और है। देखिए प्रदीप जी, मोदी जी किस आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये जस्टिफाई लगता नहीं। और आंकड़ों की बाजीगरी कोई करना सीखे तो मोदी सरकार से सीखे। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताता हूं। गुजरात के एक कंपनी में 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसी के लिए 15 लाख बच्चे इंटरव्यू देने के लिए एकत्रित हो गए। उस होटल की रेलिंग टूट गई, दरवाजे टूट गए। यह बेरोजगारी का आलम है। 25 वैकेंसी पे 15 लाख लोग एकत्रित हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि आरबीआई कौन सा आंकड़ा दे रहा है। मोदी जी जो आंकड़ा बताते हैं वो 10,000 रुपए का कर्ज दे देंगे ठेले वाले को और बताएंगे कि उसको मैंने रोजगार दे दिया। वो सब्जी बेचने वाला भी उनके रोजगार की श्रेणी में आता है। ठेले वाले, खुमचे वाले और बड़ी पूंजी 2-3%
95, 96, 97% ठेले वाले, खूमचे वाले को लोन बता करके उसकी एक बड़ी संख्या कलेक्ट करके बताएंगे कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। ये रोजगार की जो बाजीगरी कर रहे हैं ना, ये जमीन पे दिख नहीं रहा है। जिसका पड़ा मैं 25 वैकेंसी के अगेंस्ट 15 लाख लोग, मतलब इतनी हादसा। तो गुजरात मॉडल का हाल है प्रदीप जी, ये गुजरात मॉडल है मोदी जी का। मगर पांडे जी, और उसके बाद अगर आज भी मोदी जी को ट्विटर में 100 मिलियन फॉलोअर्स है, 100 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर एक्स में। बोले कि सबसे चाहने वाला लीडर मोदी जी, 100 मिलियन फॉलोअर्स। बीजेपी का कहना पूरे इंडिया अलायंस के सब नेताओं को जोड़े तो सबका 95 मिलियन होता है, सब एक तरफ और मोदी जी एक तरफ। मोदी जी फिर से सब मोस्ट लव्ड पर्सन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैं तो कह रहा हूं प्रदीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते और जीतते हैं, तो हार की जिम्मेदारी भी मोदी जी के जिम्मे क्यों नहीं देते? ये बद्री विशाल में हार की जिम्मेदार कौन है? अयोध्या में हार की जिम्मेदार कौन है? चित्रकूट में हार के जिम्मेदार कौन है? रामटेक में हार के जिम्मेदार कौन है? इलाहाबाद प्रयागराज संगम में हार के जिम्मेदार कौन है? बनारस में भी कई राउंड तक मोदी जी हारते रहे चुनाव, कई राउंड तक हारते रहे, और एक सामान्य कार्यकर्ता मोदी जी को चुनौती दिया बनारस के अंदर, सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का। तो जितना ग्राफ है सदन के पहले भाषण में नेता प्रतिपक्ष का और नेता सदन का, दोनों के भाषण को अगर देख लेंगे तो सबसे ज्यादा लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के भाषण को सराहा था, लोगों ने सुना था, लोगों ने देखा था ट्विटर पे। इसलिए जो लगातार उनका ग्राफ दिखाया जा रहा है कि बढ़ा है, वो जनता ने जनादेश में दिया है और लगातार जनता अपने जनादेश में उनकी लोकप्रियता बता रही। तो आपको क्या लगता है पांडे जी कि अभी जो उत्तर प्रदेश में आगे चल करके जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या होने वाला है सर? देखिए राजीव जी, विधानसभा के जो उपचुनाव अभी होने हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा के साथ भी 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। 4 सीट में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी की। उस वक्त 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हमने उनसे 1 सीट छीना था, वो हमारे इस्तीफा थे। और 10 की 10 सीटों पर मैं कह रहा हूं मजबूती के साथ, जिसमें 5 सीट हमारा है, 5 सीट एनडीए अलायंस का। 5 तो हम जीतेंगे और उनके 5 में से भी पीडीए कुछ अपना हक वापस लेगा उनसे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 5 तो हम जीतेंगे ये अपनी सीटें, और जो एनडीए के हिस्से की 5 सीटें हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक जीतने का काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जो उत्तर प्रदेश के लोगों का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी को विदा करने की तरफ बढ़ गया, वो भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा, लगातार विदाई करता रहे। और 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद क्या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे सर? अब ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का है। अगर रहेंगे नहीं रहेंगे, 2027 में नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2027 में पीडीए की सरकार होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, इंडिया ब्लॉक की सरकार होगी, समाजवादियों की सरकार होगी। और गोरखपुर में रवि किशन का परफॉर्मेंस कैसे देखते हो? बिकॉज बड़े बड़े बात है कि पूरे हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड को वहां पर लेके आएंगे और जिस प्रकार से उद्योग क्रिएट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हर गोरखपुर के वासी को मिलेंगे, ये रवि किशन बहुत सारे बात कहे थे वहां पर। क्या कुछ हो रहा है? देखिए प्रदीप जी, घोषणा करना और उस पर इंप्लीमेंट करना दोनों दो चीजें। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा करना जाए, उसी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे। दोबारा एमपी जरूर हो गए गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरीके से प्रशासनिक अमला लगातार हम लोगों को दबाता रहा, जिस तरीके से प्रशासनिक अमला हम लोगों के खिलाफ रहा, जिस तरीके से लगातार हम लोगों की सभाएं जनसभाएं कैंसिल होती रही,
उसका तमाम असर पड़ा हम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर असर पड़ा। लेकिन अगल बगल बनारस की बगल की सभी सीटें, अयोध्या के बगल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। और मैंने कहा ना कि एक तरफ अगर अयोध्या में भगवान श्री राम ने संदेश दिया है, तो उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल ने संदेश दिया है। और लगातार अब इनको हार ही देखना है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देश से धीरे धीरे विदाई की तरफ अग्रसर। तो पांडे जी, चलते चलते ये भी बता दें कि रवि किशन जी दिखे हैं गोरखपुर में जीतने के बाद के अभी तक आना नहीं हुआ उनका? वो तो अभी कह रहे जीतने थे कि के वही बाद रहेंगे। देखिए जीतने के बाद अभी तक गोरखपुर में दिखे नहीं। सदन में दिखे, सदन के बाद बंबई दिखे, जी, लेकिन गोरखपुर में दिखे नहीं। मतलब और बिल्कुल गोरखपुर की जनता महसूस करती है, लेकिन तमाम परिस्थितियां है चुनाव में जीत हार की। हम लोग परिणाम बेहतर नहीं दे पाए गोरखपुर में, जी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे कैंडिडेट को बेहतर वोट मिले, लोगों का अच्छा समर्थन और प्यार मिला, और बेहतर वोट के साथ हम चुनाव हारे, लेकिन बेहतर वोट प्रतिशत वोट मतदाताओं का प्यार और स्नेह हमको मिला। राइट, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर कीर्तिनिधि पांडे ऑफ द समाजवादी पार्टी फ्रॉम गोरखपुर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका। सर, जय हिंद सर, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। Well, that was nice. Well, very unfortunately, we didn't have a BJP spokesperson today. But I hope Mr. Ali Darwala is better. I hope he's all right. I hope the accident is not too serious. We'll of course find out very very shortly. But the fact remains, Pradeep ji, the tide is turning a little bit. You know, I don't believe even for a single moment that Mr. Modi's own, you know, personal authority is under challenge. It is not. But his way of functioning will definitely have to change, considering the fact that at the moment he is heading a coalition. So coalition politics has its own rules and principles and everything else. So he just can't, as they say, talk only to his closest advisors from the BJP and take a decision. He'll have to talk to everybody else too. Yes, sir. Because Apart he from doesn't what have- you said, yes, sir. What you said is perfectly right. He needs to enlarge his entire core coterie, or what do you call it? It has to be more, and he has to penetrate the OBC segment that is more than 50% of the electorate. आप जब तक OBC दलित को साथ में नहीं लेंगे, and right now the results signifies that the OBCs are not on board. Which is very surprising, Yes. considering the fact that we thought that they had actually worked out Yes. how to get the OBCs on their side. Exactly, sir. Exactly. So which means that the Congress Samajwadi Party and Mr. Sharad Pawar and Mr. Stalin and Yes. everybody else has worked out how to get the OBCs back to this side. Exactly. और महाराष्ट्र में ये डबल इफेक्ट है कि मराठा भी साथ में नहीं रहेंगे और ओबीसीज भी साथ में नहीं रहेंगे, बिकॉज बोथ फील्ड्स दे हैव बीन बिट्रेड. And the Muslims are totally with the Congress anyway. They are Just be totally- very clear. Absolutely, the Muslim votes are with the Congress Ji. and with whichever way the Congress Which alliance of Congress. or whosoever is the alliance partner of the Congress, yes, namely yes. Uddhav Thackeray. And in some places they are 20%. In West Bengal, some 75% constituencies, they are more than 35%. So you can't just write them off. And BJP doesn't have a plan. If not with you, break them. It's not happening anymore. No, it's not. No, it's not. Because you can't ride on two boats at the same time. Let's be very clear. If the BJP wants to go with the Hindutva way, then it should be completely and totally loyal to its Hindutva philosophy. Exactly what Mohan Bhagwat ji was hinting at, exactly what Indresh Kumar ji said, and exactly what our friend Mr. Nitin Gadkari said. नितिन गडकरी जी ने क्या बोला? अरे भाई, जो अडवाणी जी ने बताया वो बिल्कुल ठीक है ना. अडवाणी जी ने जो बताया उसकी राह पर चलिए. बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस. वी कैन नॉट बी द कांग्रेस पार्टी. ये कांग्रेस का एक फलसफा होता था, कांग्रेस की एक रणनीति होती थी कि दूसरी पार्टी से अपने पार्टी में शामिल कर लो. आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि उसको ये नहीं करना चाहिए. आप खुद फेट देख सकते हैं ना लोगों का. जो बाहर से आए हैं सब लोग Yes, हारे हैं. yes. कौन जीता है? और जो जीते हैं बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ज्यादातर हारे हैं.
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जी खुद जो कार्यकर्ता हैं, खुद जो लॉयलिस्ट हैं, जिन्होंने सारी उम्र बिता दी भारतीय जनसंघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, बीजेपी में, वो खुद कह रहे हैं कि क्या हम दरी बिछाने और कनात लगाने के लिए हैं, पोस्टर लगाने के लिए हैं क्या हम लोग? और जो लोग हमें आज तक गालियां देते रहे, हम उनका नारा लगाएंगे? Now this is something that the BJP really and truly has to, work out. They have to introspect. So the people whom the BJP has taken on board currently in the past few years, they are only leaders without voters. They don't have the masses with them. They are now the masses with them. और उनको आपने राज्यसभा में भेज दिया। Yes, yes. और उनको आपने राज्यसभा में भेज दिया। सभी को आपने इतना टॉप प्रायोरिटी दी, किसी को डेप्यूटी सीएम बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। You empowered them. And to the detriment of your own people. With your own people. तो जब तक you have to work out the BJP model where Ambedkarites follow you. They come on board. That's right. Now you have to take the mass leaders with you along with the people. Ambedkar. तो Ambedkar policy आप जब तक adopt नहीं करोगे अपने system में, and लोगों को विश्वास नहीं होगा कि Ambedkar, Modi represents the Ambedkar philosophy also, तब तक नहीं होने वाला है. I don't think it's going to work. I agree with you entirely. Well, that's just about it, and we can only advise. After all, though the people in power are much wiser than we are. After all, they're in power, we are not. They've won elections, we haven't, Pradeep जी. तो हमसे ज़्यादा ही अक्लमंद होंगे वो लोग, लिहाजा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहना चाहिए। आप जा करके आप देखें, कांग्रेस जो है वो वापस अपनी पारंपरिक फलसफे के ऊपर, अपने पारंपरिक फलसफे के ऊपर वापस आई है। तो जा करके कांग्रेस को इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है। प्रदीप जी, यू कैनॉट हैव सॉफ्ट हिंदुत्व इफ यू आर इन द कांग्रेस। यू हैव टू बी सेक्युलर एंड दैट्स इट, खत्म। सो इज द केस विद द बीजेपी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का खुद का उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर अगर आप खरे उतरे, हर एक कोई आपके साथ रहेगा। अगर आप नहीं उतरेंगे तो जो आपके साथ अभी हुआ है, किस्मत अच्छी है आपकी, आपको 240 सीटें मिल गई। आगे जाकर के हो सकता है कि 180 पर ही आप उतर जाएं या रुक जाएं, हो सकता है। That's it. That's a possibility BJP really has to consider. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। Please subscribe to the channel and keep sending in your comments. We love to see what you have to say. Please do send in your comments. I would love to read them. Well, that's it. Thank you so much. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।